सर, दीपा सराय का जो इलाका है संभल का, वहाँ जो चेक पोस्ट बन रही है वो बहुत ज़रूरी हो जाती है। ज़रूरी इसलिए भी क्योंकि जब उसका शिलान्यास करवाया गया तो एक मुस्लिम बच्ची के हाथों आपने उसका शिलान्यास करवाया गया। वहाँ तस्वीरें भी वो बहुत जो है देश ने देखी। वो मुस्लिम बच्ची से शिलान्यास क्यों करवाया गया? दूसरा, जो दीपा सराय है वहाँ मतलब कई आतंकियों के होने का भी सारिक साठा दुबई से उस्मान भी मतलब जो है आतंकी रह चुका है वहाँ, उसके भी होने की खबरें मिली हैं। तो दीपा सराय कितना ज़रूरी? दीपा सराय एक ऐसा इलाका है जहाँ पे काफ़ी मात्रा में हिस्ट्री सीटर और क्रिमिनल्स हैं, वो उनका निवास है। हिस्ट्री सीटर के सत्यापन में थाने से जाने पे काफ़ी दूरी पे पड़ता है और काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उसके लिए दीपा सराय चौकी की स्थापना अस्थायी चौकी है 2-3 साल पहले खोली गई थी। वहाँ पे मोहम्मद उस्मान जो अभी कराची जेल में बंद है, वो व्यक्ति भी वहीं पे रहता है। मुल्ला असद नाम का स्मैक का तस्कर है, वो भी वहीं रहता है। वहाँ पे सारिक साठा है, वो भी, उसका भी निवास वहीं है। और उस दिन हिंसा करने वाले करीबन 70-80 लोग हैं, वो भी उसी चौकी क्षेत्र में रहते हैं। इसलिए ये काफ़ी संवेदनशील क्षेत्र बन जाता है पुलिस के लिए। वहाँ पे चौकी निर्माण करने का प्लान बहुत पहले से था, लेकिन अभी हिंसा के बाद में और महत्वपूर्ण हो जाने के कारण पुलिस द्वारा किया जा रहा है। आतंकी उस्मान और उसके अलावा भी उसके अन्य साथी जो जिसके ऊपर अफगानिस्तान में अमेरिकी ड्रोन स्ट्राइक के अंदर अमेरिका द्वारा ग्लोबल डेजिग्नेटेड टेररिस्ट 2019 मौलाना में। आसिम मौलाना आसिम भी वहीं का रहने वाला है। इस तरीके से ये पुलिस के लिए बहुत संवेदनशील जगह है, तो इसलिए वहाँ पे एक अच्छी पुलिस चौकी का निर्माण है, वो पुलिस द्वारा करवाया जा रहा है। उस चौकी में वो सब ईंट पत्थर लगाए जा रहे हैं जो उपद्रवियों ने 24 नवंबर को पुलिस पे फेंके थे। पुलिस द्वारा उन्हीं की उसी जनता की सुरक्षा के लिए उन सब ईंट पत्थर का भी प्रयोग किया जा रहा है। सर, ये जो अस्थायी चौकी दीपा सराय में बनाई गई थी, सुनने में ये भी आया था कि वहाँ सांप छोड़ दिया गया था उसमें। हाँ, आज से करीबन 2-2.5 साल पहले जब वहाँ पे पुलिस द्वारा एक अस्थायी बक्सा है वो रखा गया था ताकि चौकी प्रभारी अपने डे टू डे कार्य को शांति से कर सके, तो वहाँ पे मुल्ला असद नामक एक व्यक्ति द्वारा सांप छोड़ दिया गया था। लेकिन उसके बाद में पुलिस ने वहाँ पे बैठना बंद कर दिया था। लेकिन वर्तमान में वहाँ पे एक परमानेंट स्ट्रक्चर है, 2-3 मंजिला स्ट्रक्चर है, कैमरों से लैस बनाया जाएगा ताकि किसी भी खराब स्थिति में भी पुलिस का जो मोर्चा है वो अभेद्य हो। सारिक साठा का भी आपने जिक्र किया। सारिक साठा दुबई से बैठकर 24 नवंबर की हिंसा को ऑपरेट कर रहा था। आगे और क्या कुछ जांच में पता चला सर? सारिक साठा एक ऐसा दुर्दांत अपराधी है जिसके ऊपर 50 से ज़्यादा मुकदमे एनसीआर और संभल में और संभल के आसपास जनपदों में लिखे गए हैं। सारिक साठा साल में 200 से 300 या उससे भी ज़्यादा लग्जरी गाड़ियाँ चोरी करके नॉर्थ ईस्ट और नेपाल में बेचने का कार्य उसके गुर्गे करते आए हैं। 2020 में उसने दिल्ली से एक फर्जी पासपोर्ट बनाया और उसके बाद में वो विदेश भाग गया। पुलिस द्वारा उसके जो गुर्गे हैं गुलाम, उसको जब पकड़ के पूछताछ की गई तब उस पूछताछ में बताया गया कि वो एक जंगी ऐप के माध्यम से अपने बॉस से बातचीत करता था और 23 तारीख को बॉस का कॉल आया था कि ये जो सर्वे है जो ये नहीं होना चाहिए, किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए, उसी को उसके जो गुर्गे हैं उन्होंने अंजाम दिया। और गुलाम नाम के व्यक्ति ने अपने 2 अन्य साथी जिनका नाम मुल्ला अफरोज़ और वारिस है, इनको हथियार प्रोवाइड किए गए थे और उनको बोला कि जिस तरीके की हिंसा है वो किसी भी सूरत में इस स्तर पे फैले कि एक तो जो दिल्ली से वकील आते हैं उसका काम तमाम कर दीजिए, विष्णु शंकर जैन, और उसके अलावा उनकी इच्छा थी कि वो किसी भी तरीके से जामा मस्जिद तक पहुंच जाए। पुलिस द्वारा वहाँ पे मोर्चा संभाले हुए थे और 2 महत्वपूर्ण सीढ़ियाँ जो कि जामा मस्जिद अंदर जाती है उनको पुलिस ने किसी भी सूरत में 8 बजे से लेके जब तक घटना चली तब तक उनको नहीं छोड़ा था। उसमें जब पुलिस द्वारा टी स्मोक सेल्स और चिली ग्रेनेड, स्टन ग्रेनेड और तमाम तरीके की जब रबर बुलेट से फायरिंग की गई थी तब उस धुएं का फ़ायदा उठाते हुए उनके द्वारा पुलिसकर्मियों पर भी फायर किए गए थे, जिसमें हमारे सीओ भी घायल हुए थे और अन्य कई पुलिसकर्मियों को है वो गोलियां भी लगी थी। उसके साथ साथ 4 अन्य लोगों को भी गोली लगी थी। उसका मुख्य उद्देश्य था कि सांप्रदायिक माहौल इस तरीके का तैयार कर देना कि जिससे देश भर के अंदर बवाल फैले। लेकिन पुलिस द्वारा अपनी अच्छे साहस का परिचय देते हुए समय रहते उसको पूर्ण घटनाक्रम पे काबू पाया और उपद्रवियों को वहाँ से खदेड़ा था। सर, वो उस वक्त की मैं घटना आपसे जानना चाहूँगा जब आपके पीआरओ को भी गोली लगी और भी कई लोगों को गोली लगी और
उस गली में और शायद सीढ़ियों में शायद 20 से 25 फीट का अंतर रहा होगा, जहां वो जितना मैंने देखा है वहां। वो वक्त कितना मुश्किल था आप लोगों के लिए उस वक्त उस भीड़ को रोकना? अगर वो भीड़ एक बार सीढ़ियों पर चढ़ जाती तो शायद जो सर्वे के लिए टीम अंदर गई थी 8-10 लोगों की, उसका क्या हाल शुरू होता हम मतलब शायद शब्दों में बयान नहीं कर सकते। सर्वे करने आए वकीलों और अन्य जो कोर्ट के आदेश पे जो सर्वे हो रहा था, उसमें जो भी वकील थे उन सब के द्वारा इस बात को बताया गया था कि वो काफ़ी भयभीत अवस्था में थे। बिल्कुल ये बात सही है कि इट वुड हैव बीन वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू रिट्रीव देम, रेस्क्यू देम, लेकिन पुलिस द्वारा उसमें काफ़ी सूझबूझ का परिचय दिया। यहाँ पे घटना समाप्त होने के बाद यहाँ से जामा मस्जिद से करीबन 3 किलोमीटर दूरी पे हिंदूपुरा खेड़ा क्षेत्र में जब उपद्रवियों को वहाँ पे खदेड़ा जा रहा था, तब छत से फायर आया था। उसके जो स्प्लिंटर्स हैं, उसके छर्रे हैं, वो मुझे और मेरे पियारों को लगे थे। जब मेरे द्वारा मोर्चा लिया गया तो वो व्यक्ति वहाँ से ओझल हो गया था। उसमें भी बैलिस्टिक रिपोर्ट का इंतजार है और जल्द ही जब बैलिस्टिक रिपोर्ट आएगी, पुलिस द्वारा आगे की विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अच्छा सर, उस वक्त आपने एक लाइन कही थी कि इन नेताओं के चक्कर में अपने भविष्य बर्बाद मत करो। वो पूरे देश ने आपके वो शब्द सुने। क्या उन उपद्रवियों ने भी वो सुने थे? उन शब्दों को सुनकर वो पीछे हटे या उन पर कोई असर नहीं हुआ उनका? वो एक सोची साझी चाल के तहत ओवरनाइट जो कंस्पिरेसी हुई थी, उस कंस्पिरेसी के तहत वहाँ पे वो लोग मौजूद थे। उन लोगों को पुलिस के द्वारा अनाउंस करके बताना, ये हमारा एक कर्तव्य है, हमारा दायित्व है कि जो भी नाजायज़ मजमा है, जो भी नाजायज़ भीड़ इकट्ठी होती है, और जो 163 BNSS का वायलेशन था, तो उनको बताना ज़रूरी था। पुलिस ने अपना कर्तव्य निभाया, एक बार नहीं कई बार बताया गया, लेकिन उसके बावजूद भी भीड़ वहाँ से नहीं हटी। तो पुलिस ने अपना कर्तव्य निभाया, उसके बाद में भीड़ नहीं उठी, तो उसके लिए जितने भी लीगल तरीके हैं उन सब से पुलिस ने उनको हटाने में सफलता हासिल की। सर, वो दीपासराय में जो बच्ची से आपने शिलान्यास करवाया, उस बारे में नहीं बताया आपने। इनाया नाम की बच्ची है, उससे दीपासराय चौकी की फाउंडेशन है, नींव है, वो मंत्रोच्चार के साथ में इनाया की प्रेजेंस में रखाया गया। पुलिस सभी समुदायों की सुरक्षा के लिए है। वहाँ पे 100% मुस्लिम आबादी है, लेकिन वो भी लोग जब भी किसी भी आपदा में पड़ते हैं तो पुलिस ही उनकी सहायता के लिए आती है। इस चौकी के बाद में और बिजली विभाग की जो भी कार्रवाइयाँ उस क्षेत्र में हुई है, उन सब के बाद में वहाँ की जनता में बहुत खुशी का माहौल है। लड्डू भी बांटे गए सर, जैसा मुझे वहाँ पता चला। तो वहाँ की जनता बहुत खुश है और उसी खुशी के कारण किसी भी प्रकार का विरोध भी सामने नहीं आया है। सभी लोग उसमें अपना कंट्रीब्यूशन है वो कर रहे हैं और वहाँ पे जो भी लेबर वगैरह लगी है उसका भी वहाँ के लोकल लोग हैं वो भी सहयोग कर रहे हैं। सर, जब दीपासराय से हम निकल रहे थे तो हमें घरों के बाहर बहुत सारे नए मीटर लगे दिखाई दिए। क्या कुछ लाइन लॉस दीपासराय का कम हुआ? जिस तरीके से लगभग 2.25 करोड़ रुपए का जुर्माना वहाँ लगाया गया, कुछ नए कनेक्शंस भी लिए गए क्या? अभी तक जनपद संभल में कुल 2000 से ज़्यादा FIR हैं, वो बिजली के अंदर रजिस्टर की गई है और उसकी वजह से और विभिन्न रेड्स की वजह से पुलिस के सहयोग से बिजली विभाग को अभी तक कुल 18.5 करोड़ रुपए पर मंथ, जो पहले लाइन लॉस होता था, जो कि 82% लाइन लॉस था, वो 20% पे आ गया है। तो ये अपने आप में एक अच्छी सफलता है और सरकारी राजस्व में इसका इजाफा भी होगा और सभी लोगों में एक राष्ट्र के योगदान में, राष्ट्र के निर्माण में किस तरीके से योगदान किया जा सकता है, उसकी भी एक अच्छी पहल है। लोगों को समझाया गया है, लोगों के द्वारा नए कनेक्शन भी लिए गए हैं और उनका समय समय बिल भी भरा जा रहा है। सर, जो सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, उनका भी मकान वहीं है। अवैध अतिक्रमण के चलते उनकी भी सीढ़ियाँ तोड़ी गई थी। उस वक्त कुछ विरोध हुआ था वहाँ? किसी भी प्रकार का कोई भी विरोध पुलिस को अभी तक कोई सामना नहीं करना पड़ा है, लेकिन समय समय पे उनके द्वारा जरूर धमकियां दी गई है, उसमें अभियोग भी पंजीकृत किया गया है और उसमें विधिक कार्रवाई भी सुनिश्चित की जा रही है। लाउड स्पीकर जब उतरवाए गए होंगे सर, अभी रमज़ान का महीना चल रहा है, उस वक्त कुछ हुआ? लाउड स्पीकर माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय और शासन के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार जितने भी धार्मिक स्थल हैं उन सब से उतरवाए गए हैं, जिसमें मंदिर, मस्जिद या कोई भी ऐसा प्रतिष्ठान हो जिसके ऊपर जो भी लिमिट है नॉइस पोल्यूशन की, उसकी वजह से उन जितने भी ध्वनि विस्तारक यंत्र हैं उन सबको हटाया गया है। और जो व्यक्ति बार बार ध्वनि विस्तारक यंत्रों को हटाने के बाद भी अगर लगाता है तो ऐसों के खिलाफ 6 FIR भी लिखी गई है, ऐसे अभियोग भी पंजीकृत किए गए हैं। उसके बाद में ये सभी ध्वनि विस्तारक यंत्र हैं, लोगों द्वारा कईयों ने स्वयं उतार लिए हैं, जिनके नहीं उतारे गए उनके थानों को भेज के वहाँ से ध्वनि विस्तारक यंत्र हटाए गए हैं। बच्चों की बोर्ड की परीक्षा के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, उसके साथ साथ सभी लोगों को एक शांतिपूर्ण माहौल में रहने का अधिकार है, तो उसी के तहत पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई।